अब ये जो इस वक्त ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, रेमिटेंसेस क्या इसका एक आसान हल है? हुकूमत ने ये समझ लिया कि रेमिटेंसेस चूंकि ऑल टाइम हाई आ रही हैं तो फिर हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये डेफिसिट इसी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। सो अरबाब साहब, पहली बात यह है कि आप एक स्टेबिलिटी ड्रिवन फेज में हैं, जिसका मतलब ये है कि एक आईएमएफ की एंगेजमेंट जो अब याद रखिए 28 माह पर तकरीबन मुहित हो गई है। जुलाई 2023 में एक प्रोग्राम का इजरा हुआ था 9 माह का, और फिर अगला प्रोग्राम। और इस स्टेबिलिटी फेज ने बिल्कुल वैसे ही इकोनॉमी को बिहेव करवाया है जैसे कि तहकीक बताती है आईएमएफ की एंगेजमेंट के बाद प्रोग्राम्स जब होते हैं तो कंट्रीज बिहेव करती हैं। और पाकिस्तान ने भी वही किया है। एक स्टेबिलिटी आ गई है, अफरात-ए-ज़र कम हो गई है, आपने इकोनॉमी को स्लो करके एक डिमांड को तोड़कर पाकिस्तान में जो बैरूनी खसारा है और रिजर्व्स का जो बिल्डअप है 15 अरब डॉलर का, और जो एक हैवी टैक्सेशन का आपने बाउट किया पाकिस्तान में, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो है वो ओवरऑल 54% है। मतलब अगर मैंने अपने पैसे निकालने हो एक बिजनेस में लगाकर प्रॉफिट से निकालने हो तो 54% है। मैं जब गवर्नमेंट में था तो 29% टैक्स था, सुपर टैक्स भी नहीं था, बाकी भी नहीं थे। तो ये बात क्लियर हो गई थी कि हमें इसको 25% पे लाना है। आज वो 54% है। पर्सनल इनकम टैक्स, आप बहुत अच्छे एंकर हैं, सबसे हाईएस्ट पेड हैं, तो आप कहीं 38% के करीब चले जाएंगे। अब आप इस निज़ाम को देखिए, और ये कोशिश इसके बाद के रिटेल पे भी टैक्स लगे, उनको भी लाएं, प्रॉपर्टी को भी लाएं, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का इजरा तो किया पर फिर उसको विड्रॉ कर लिया। सो ये एक ओवरऑल इस वक्त स्टेट है ऑफ द इकोनॉमी। इसमें जैसे ही आपने थोड़ी सी 11% का इंटरेस्ट रेट किया, 22% का, यानी कि स्पेस थी बिकॉज इन्फ्लेशन नीचे आ गई थी, तो आपने क्या देखा? गाड़ियों की इंपोर्ट पिकअप कर गई। आपने क्या देखा? आपने देखा कि ओवरऑल थोड़ी सी इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी, मशीनरी भी आई पाकिस्तान में, टू बी ऑनेस्ट, बट वो मशीनरी आती है सब इंफ्रास्ट्रक्चर में। दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट टू रिमेंबर, राइट? पर जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो उस तरह से दिखाई नहीं दी, बल्कि एक्सपोर्ट जो है ड्रॉप भी हुई मंथ ऑन मंथ कहीं, और ओवरऑल एक स्टैग्नेंट सी सिचुएशन है। टेक्सटाइल में हम ये सुनते हैं, आदादो शुमार पक्के नहीं है, कि कई यूनिट जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे। फिर हमने जो गैस ली, और वो भी मैं कहता था ये मत करें, वो ग्रिड पे नहीं आए, तो एक ग्रिड भी इस वक्त पावर मुश्किल में आ गई है बिकॉज सोलर इतना लग गया। सो ऑटोमोबाइल 1.4 बिलियन पे चली गई 4 माह में, ये तकरीबन डबलिंग है ऑफ दी। पर चूंकि लोग पाकिस्तानी बाहर गए हैं, पाकिस्तानियों को ज्यादा रकम भेजने की जरूरत है पाकिस्तान में, इसलिए ज्यादा रकम भेजने की जरूरत है कि हमारी इन्फ्लेशन ज्यादा हुई है, तो दे हैव टू फीड पीपल मोर, देयर फैमिलीज मोर, तो वो भी बढ़ गई। और बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्स भी तब्दील हुए। यू हैव टू गिव क्रेडिट टू द अथॉरिटीज। क्या नंबर बी जो थे हमारे निकल गए बीच में से, जो मनी चेंजर्स थे, क्रैकडाउन हुआ इलीगल पे। सो अफगान ट्रांजिट ट्रेड की स्मगलिंग का बंद होना, बहुत बड़ा रुपए पे बोझ उठा कि जो डॉलराइजेशन हो रही थी, ये सब चीज़ें जो हैं हुई। बट आपकी जो असल बात है वो आज भी वहीं कायम है कि जो आपके स्ट्रक्चर के मसाइल हैं, और वो मसाइल क्या हैं? असल तो एक लफ्ज़ में ही आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, कि जो ग्रोथ फ्रेमवर्क है, प्री मैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दी है उसने, लो वैल्यू अनकम्पिटिटिव बना दिया है इंडस्ट्री को। जो अपग्रेड होना था वो फास्ट इनफ प्राइवेट सेक्टर ने नहीं किया। चीपर इंपोर्ट जो है वो राइज की हैं मुल्क में, और एक्सपोर्ट्स ने उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं किया। नाउ दैट इज वेयर यू अंडरस्टैंड कि ये तो प्रोडक्टिविटी का इशू खड़ा हो गया है पाकिस्तान में। मैं पिछले 11-12 साल से कह रहा हूँ कि एक ग्राफ में प्रेजेंट करता हूँ, हाउ पाकिस्तान ग्रोथ has gone down from 6% आज से 40 साल पहले की डेकेड में to just 3.4% on the average in this decade. Now that is the most troublesome. इसमें अगर आप टैरिफ्स कट करते हैं जैसे आपने किए और प्रोडक्टिविटी ग्रोथ नहीं आती साथ, तो क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट वाइडन होना चाहिए। एग्जैक्टली 5 महीने में इकोनॉमी ने बाय द बुक आपको वो दिखा दिया। सो अगर यहाँ आ खड़े हुए हैं और आप एक लो टेक बेसिक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं, राइट, और इंपोर्ट क्या करते हैं? हाई टेक, एनर्जी, मशीनरी, केमिकल्स, ऑटोज, ऑल एक्सपेंसिव स्टफ। अब ना वैल्यू चेन बनाई है, ना एसएमईज 52 लाख से लेके अगर 70 लाख हैं, ना उनको इंटीग्रेट किया है। वहीं खड़े हैं एसएमईज में जहां पहले खड़े थे। आज भी वही बातें कर रहे हैं कि इनको कोई टैक्स के निज़ाम में ले आएं, इनको कोई चीप क्रेडिट दे दें। दैट्स नॉट गोइंग टू कट इट। अनलाइक वियतनाम, बांग्लादेश और आसियान इकोनॉमीज, आपने वैल्यू चेन्स का पार्ट नहीं बनाया। डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की कहीं 1/3 पे है और कहीं आधी है।
ये अपने ही बेस्ट से चले, दुनिया के बेस्ट को तो छोड़ दें। सो प्रोग्रेसिव फार्मिंग जो है वो नहीं कर पाए, मार्केट एक्सेस कम रहा है, उस तरह का हम नहीं क्रिएट कर सके। सो स्ट्रक्चरली इकोनॉमी डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स पे और लो प्रोडक्शन इकोनॉमी बन गई है। इट इज नॉट गियर्ड टू बी एन एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी। अब इस सारे को तब्दील करने में 78 साल से हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग इंडस्ट्रीज पे थे, अब आज भी मौका है कि इसको तब्दील करें। अब तब्दील करने के लिए पहले तो ग्रोथ स्ट्रैटेजी लिखनी पड़ेगी। मैं हमेशा माजरत से कहता हूं कि उसके लिए हम कोशिश ये करते हैं कि शायद कोई बाहर से आकर ये ग्रोथ स्ट्रैटेजी लिखेगा। हम सुन रहे हैं कि कोई बाहर के डॉक्टर्स जो हैं वो इस पे काम कर रहे हैं। लेट्स सी कि वो क्या प्रोडक्शन आती है और वो क्या ग्रोथ स्ट्रैटेजी होते हैं। एक उड़ान है जो कि आई थिंक एक एम्बिशियस टारगेट्स 8-9% की ग्रोथ, एक्सपोर्ट डबलिंग, वो बताता तो है, पर वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं जो वहां लेके जाएंगे? क्या आईटी लेके जाएगी, इंजीनियरिंग गुड्स लेके जाएंगे, एग्रो प्रोसेसिंग लेके जाएगी, फार्मास्यूटिकल लेके जाएगी? मैं तो आपके सामने रख रहा हूं। लॉन्ग टर्म फाइनेंस किस सेक्टर में देना है, R&D किस सेक्टर में करनी है जिसने पनपना है अगले 3 से 5 साल में, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। मैंने पहले भी कहा है कि पाकिस्तान को एक इस वक्त कंजम्पशन इंपोर्ट मॉडल, ये ध्यान रखें, कंजम्पशन 94% पे है, इंपोर्ट लेड मॉडल से अगर आपने प्रोडक्टिविटी ड्रिवन मॉडल इन एग्रो इन मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करना है, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन बाय इटसेल्फ। It is not going to happen with any kind of macro stability that you create. It is going to happen जहां आप capital good की import की बजाय आप expand करते हैं अपनी productive capacity of the economy. You know, you discourage maybe autos and finished goods, and you align your credit and you align your taxation to reward value addition in Pakistan. Now this is important. ये instruments क्या हैं आपके पास? आप बात तो कर सकते हैं export driven की, but what are your instruments to do this? फिर आपकी कंपेटिटिवनेस किस एरिया में है और उसको कैसे दुनिया से कंपीट करवाएंगे? अगर 16-17 अरब डॉलर की टेक्सटाइल को ही बढ़ा के 25 पे नहीं ले जा पा रहे, 10 अरब डॉलर की एग्रो इंपोर्ट है, 6-7 अरब की एक्सपोर्ट है, उसको ही नहीं तोड़ पा रहे, तो इस सारे को हल कैसे करेंगे? ये हल ऐसे करेंगे कि ये जो सारी चीजें हैं, यानी कि रिफॉर्म्स ऑन देयर ओन, यानी कि इट डजंट वर्क कि नीश रिफॉर्म्स आप कर लें और हर आने वाली जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक नेक नियति से, चले मैं थोड़ी देर के लिए ये बात भी मानता हूँ, वो ये एक नेक नियति से ये कोशिश करती है कि हम एनर्जी सेक्टर का रिफॉर्म कर लें। दैट्स नॉट अ स्ट्रैटेजी। द स्ट्रैटेजी इज कि व्हाट इज योर एनर्जी सेक्टर गोइंग टू लुक 5 years फ्रॉम टुडे सो दैट आई एम एक्साइटेड टू इन्वेस्ट इन दिस कंट्री। क्या मैं अपने ही सोलर पे चलाऊंगा या क्या ग्रिड इस काबिल हो जाएगी कि मैं इसको ठीक कर दूंगा? अगर मैं प्रेस करूं पाकिस्तान अथॉरिटीज, पॉलिसी मेकर, थिंकर्स को, तो वो आपको जो ये सारी स्टोरी बताएंगे, वो ये बताएंगे कि हम एनर्जी ठीक कर देंगे, हम टैरिफ्स कम कर देंगे। पीस मील में ये स्टोरी ठीक है। जब आप इस स्टोरी को वीव करना शुरू करेंगे तो फिर आपको इन सेक्टर्स की डेप्थ में जाना पड़ेगा कि आखिर हमने क्या वियतनाम की तरह एक्सपोर्ट करना है मैन्युफैक्चरिंग को, या हाई वैल्यू एग्री को हमने टारगेट करना है, या हमने सर्विसेज ड्रिवन, नॉट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन ये जो हम कहते हैं कि हम वो सर्विसेज क्रिएट करें जो कि ट्रेडेबल ना हो। आईटी, लॉजिस्टिक्स एंड फाइनेंस में जाना है जो कि हम एक्सपोर्ट कर सकें। ये भी याद रखिए, व्हाट इज योर रेमिटेंस? Your remittance is actually you are selling a service abroad, but instead of selling it from Pakistan, you are going there and selling it. This has to be really understood. So in a sense, तो आप एक service led economy में believe करना शुरू कर गए हैं और आप इसी को solve कर रहे हैं। अब ये भी समझिए कि ये सब काम जो मैं आपको कह रहा हूं, अगर इतने ही आसान होते तो हो गए होते क्यों नहीं है? इन पे एक बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स हैं। अगर हम दुनिया के फ्रेमवर्क्स पढ़ते हैं, एक हॉस्मैन और डैनी रॉडरिक का एक बाइंडिंग ग्रोथ का एक मॉडल है, तो हमें पता चलता है कि टैरिफ रिफॉर्म विदाउट इन्फोर्समेंट इनकरेजेस स्मगलिंग। सो आपको ये देखना है, प्राइवेटाइजेशन विदाउट स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर्स क्रिएट्स प्राइवेट सेक्टर मोनोपोलीज। सो आपको वो भी सोचना है। एनर्जी प्राइस एडजस्टमेंट्स विदाउट गवर्नेंस रिफॉर्म रेजेस कॉस्ट। अब आप तो कहेंगे यार ये जो आप बता रहे हैं ये तो पाकिस्तान में ही होता दिखाई दे रहा है। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स विदाउट लॉजिस्टिक्स, फाइनेंसिंग एंड एक्सपोर्ट कनेक्टिविटी विद द वर्ल्ड डज नॉट क्रिएट अ वैल्यू चेन इन एनी कंट्री। दिस इज ऑल। और आखिर में द स्टेट दैट कैनॉट मेक ऑल दिस हैपन, which means cannot create predictable rules, predictable taxation, and helps where the hand holding is necessary, along with setting export targets for each sector, for each industry. That is the East Asian miracle. They gave
बारात, दे गेव टारगेटेड सब्सिडीज, बट अलोंग केम दैट पाकिस्तान में तो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ लेटिंग पीपल वर्क, कनेक्टिंग, ये सारा अब करने का वक्त आ गया है, क्योंकि टाइम एंड स्पेस है. अ क्लियर बेट ऑन सेक्टर्स, a productivity agenda, a regulatory reset, skills and technology upgradation, and a capable and a coordinated small set of those people जिनको मैं कहता हूं कि हमें एक ग्रोथ कमीशन चाहिए जो ये सारा कुछ कर दे. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.